बैठक सोनिया गांधी के 10 जनपथ वाले सरकारी बंगले पर थी, जिसमें यूपी कांग्रेस के कुछ खास नेताओं को ही बुलाया गया था। मीटिंग तय समय से आधे घंटे की देरी से शुरू हुई। तब तक प्रियंका गांधी वाड्रा का इंतजार होता रहा। राहुल गांधी ने यूपी से अपनी पार्टी के सिर्फ 5 सांसदों को ही बुलाया था। बैठक के आखिर में राहुल ने सबसे मार्के की बात कही। बोले, हमें अपने पांव पर खड़ा होना है, किसी गठबंधन के पीछे नहीं पड़ना है। तो क्या कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से अलग होकर कोई प्लान तैयार कर लिया है? राजधानी में इसी की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। मजेदार बात यह रही कि सोनिया गांधी के घर हुई राहुल गांधी वाली इस मीटिंग की कोई फोटो आपको नहीं मिलेगी। किसी ने इसे सोशल मीडिया पर नहीं डाला। बैठक में मौजूद एक सांसद ने राहुल प्रियंका के साथ फोटो खिंचवाने की गुजारिश की, तो राहुल ने कहा, रहने दीजिए। कांग्रेस हाईकमान इस बैठक में हुई बातों को गोपनीय रखना चाहता है। मीटिंग शुरू होने से पहले ही राहुल ने कमरे में मौजूद नेताओं से कहा, यहां हुई बातें समाजवादी कैंप तक न जाए। हो सकता है यही वजह हो कि यूपी कांग्रेस के 2 और नेताओं को वहां मीटिंग में जाना था, पर बाद में उन्हें आने के लिए मना कर दिया गया। कारण वही कि ये दोनों नेता समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के भी करीबी बताए जाते हैं। इस मीटिंग में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे को भी बुलाया गया था। राहुल गांधी ने सभी से एक सवाल जरूर पूछा, और सवाल ये कि यूपी में कांग्रेस संगठन की हालत कैसी है, इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है, आपके पास प्लान है क्या? इस पर एक सांसद ने यह कहकर चौंका दिया कि संगठन बहुत कमजोर है, एक्टिव नहीं है और हम ब्लॉक स्तर तक भी ठीक से नहीं पहुंच पाए हैं। इस पर अजय राय ने विस्तार से बताया कि बीते दिनों में हमने क्या क्या किया है। तकरीबन घंटे भर की मीटिंग में प्रियंका गांधी चुपचाप रही। मीटिंग हॉल में मौजूद नेता राहुल से ये जानना चाहते थे कि इस बार गठबंधन का क्या होगा, मतलब यूपी में क्या समाजवादी पार्टी से गठजोड़ बना रहेगा या विकल्प के तौर पर कांग्रेस को छोटी पार्टियों से गठबंधन करना चाहिए। इसी बहाने बिहार के चुनावी नतीजों का जिक्र भी आया और ये कहा भी गया कि वहां कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। ये मोटा मोटी कुछ उसी तरह की शिकायत थी जो बिहार की हार की समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेसियों ने आरजेडी को लेकर की थी। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले बूथ लेवल तक कांग्रेस को मजबूत करिए और फिर 3 तरह के वोटरों पर फोकस करिए। यहां गौर करिएगा, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने बीते दिनों कास्ट सर्वे का मुद्दा उठाया था। ये ओबीसी की सत्ता में हिस्सेदारी की बात क्या करते थे, पर इस बैठक में उन्होंने इसकी चर्चा तक नहीं की। यूपी के लिए राहुल ने अपना पॉलिटिकल गियर बिल्कुल बदल लिया है। मुसलमानों को लेकर राहुल ने बड़ी साफगोई से एक बात की, और वो ये कि मुस्लिम वोटर्स को टेकन एज ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए। बिहार में हम इसकी कीमत उठा चुके हैं, हमें उनके मुद्दों के साथ खड़ा होना होगा, साथ ही टिकट में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों के साथ अगर दलितों का समर्थन मिल गया तो पश्चिमी यूपी में कम से कम हमारे लिए चमत्कार हो सकता है। बैठक में मसूद ने इन इलाकों की 53 मुस्लिम बाहुल्य सीटों का एक रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा। उन्होंने राहुल गांधी से अपील की कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना है तो अभी से सीटें तय कर ली जाए, किस सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और किस पर समाजवादी पार्टी। इसी दौरान एक नेता ने कहा, जो मीटिंग में मौजूद थे, ऐसा ना हो कि बिहार की तरह हम चुनाव के आखिर तक सीटों के बंटवारे में ही उलझे रहें। ऐसे में हो सकता है कि हमारे हिस्से वैसी सीटें आ जाएं जो बिल्कुल भी जिताऊ ना हो। आपको याद होगा कि बिहार में कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हुआ था। एक सांसद ने यह भी कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब हम साथ लड़े थे तब भी यही हुआ था। मसूद ने यह भी कहा कि राहुल जी, एक बात तो सब मानते हैं कि मुसलमानों के असली लीडर आप ही हैं। बातचीत के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र आया। एक नेता ने पूछा कि उनकी पार्टी से भी गठबंधन करने का ऑप्शन है क्या। राहुल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गए। राजधानी में हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि ओवैसी और अखिलेश यादव के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। मुझे याद है यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो साल 2022 में हुआ था, अखिलेश ने कहा था कि ओवैसी जिस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं उस हिसाब से उनके साथ जाने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस की बैठक में ओवैसी का जिक्र अखिलेश को तो चढ़ाने जैसा ही रहा होगा। तेलंगाना में कांग्रेस और AIMIM के रिश्ते इन दिनों बड़े अच्छे चल रहे हैं।
तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा के बाईपोल में ओवैसी ने कांग्रेस को सपोर्ट भी किया। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद से पार्टी ये मानकर चल रही है कि दलित समुदाय अब उनकी तरफ आने लगे। ये यूं ही नहीं, आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। जिन 17 सीटों पर कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में लड़ी, उन सीटों पर मायावती की पार्टी बीएसपी को कम वोट मिले, जबकि इस पार्टी को माना जाता है कि दलितों का सपोर्ट मिलता रहा है। 10 सीटों पर तो 1 लाख से भी कम वोट मिले, पर जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, वहां बीएसपी को 1.5 से 2 लाख तक वोट मिले। कहने का मतलब यह है कि दलित वोटर्स की पहली पसंद विपक्ष में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी नहीं। वैसे तो अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं उसमें पिछड़ा और अल्पसंख्यक के साथ दलित भी है। सवर्ण वोटर अब तक राहुल के एजेंडे में नहीं रहते थे, पर सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में उन्होंने अपने नेताओं को, खास तौर से ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ यानी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कहा। राजीव गांधी के वक्त तक ब्राह्मण, दलित और मुसलमान ही कांग्रेस के परंपरागत वोटर हुआ करते थे। अब राहुल यूपी चुनाव के लिए उसी फॉर्मूले पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में 40% ओबीसी, 20% दलित, 19% मुस्लिम और 19% ही सवर्ण और 2% अन्य समुदाय के लोग हैं। यूपी में कांग्रेस कितने पानी में है, ये पता करने के लिए कांग्रेस ने पंचायत और एमएलसी का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है। वैसे तो पंचायत का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं लड़ा जाता है, पर यह बताया गया है कि उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस हेडक्वार्टर से जारी होगी। इसीलिए बैठक से बाहर निकलकर यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय ने बिना लाग लपेट कहा कि हम तो सभी 403 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं, बाकी फैसला तो पार्टी हाईकमान का है। वैसे अखिलेश यादव से जब भी पत्रकारों ने गठबंधन को लेकर सवाल किया है तो उनका जवाब यही रहा है कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। राजनीति का उसूल तो यही है कि जो दिखता है आमतौर पर वैसा होता नहीं है। गठबंधन में रहते हुए भी अखिलेश ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रचार किया और बिहार में भी कांग्रेस वाली सीटों पर वोट मांगने नहीं गए। अभी जो चल रहा है कुछ दिल्ली में और कुछ लखनऊ में, आपको क्या लगता है कि बंद कमरे की बात ज्यादा असर दिखाएगी या फिर मीडिया के सामने ऑल इज वेल कहकर दोनों ही दल गठबंधन बचा ले जाएंगे? गांजा तस्करी के मामले में मंत्री जी के बहनोई पहले ही जेल के अंदर थे, अब भाई भी सलाखों के पीछे चला गया। जब इस पर पत्रकारों ने सवाल किया तो बस गुस्से से आग बबूला हो गई। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? मंत्री जी का नाम है प्रतिमा बागरी, एससी समुदाय के लिए आरक्षित रायगांव विधानसभा सीट से विधायक, अभी मोहन यादव की सरकार में राज्य मंत्री। इनके भाई अनिल बागरी को गांजा तस्करी के जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो 46 किलो गांजा का पूरा मामला है। पर ये इकलौता केस हो तब तो कुछ दिन पहले इनके बहनोई शैलेंद्र सिंह को 10 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था। बहनोई साहब बांदा जेल में बंद हैं, पुलिस जांच कर रही है, पर मंत्री जी को इतना तो बताना ही चाहिए कि क्या ये महज संयोग है कि दोनों आरोपी उनके ही परिवार से निकले, या फिर मंत्री जी का परिवार गांजा तस्करी के कुछ अजीबोगरीब प्रयोग में पहले से ही शामिल है। मंत्री जी बताएं या ना, उम्मीद करते हैं कि उनके सरकार की पुलिस जरूर बताएगी। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।